Hello, good afternoon. My name is Dr. Swati Singh. I am from St. Paul Institute of Professional Studies. I teach English literature and English language, and I am here to discuss voice in grammar. So let us start. तो आज हम voice देख रहे हैं और voice क्या है? Voice actually दो चीज़ों का रिलेशन है. आपको पता है कॉमन स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन. तो फिर डिफरेंस कैसे करेंगे कि एक नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है और एक नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है. ऐसे होता है कि सब जो नाउन या प्रोनाउन काम को करेगा, जिसको हम डूअर भी कहते हैं, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है. और जिस नाउन या प्रोनाउन को उसका असर होगा उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. तो ये डिफरेंस है. और याद रखिए कि किसी भी भाषा में क्रिया की या वर्ब की ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. तो वर्ब हमेशा, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, बिना वर्ब की कोई ग्रामर नहीं होती. आप सेंटेंस में अगर आप बहुत बेसिक सेंटेंस भी लोगे तो मैंने कहा गो मीन्स जिससे ये समझ में आ रहा है कि जाओ, लेकिन मैंने कहा राम, तो फिर राम क्या? तो जब तक एक्शन नहीं होगा जब तक कोई सेंटेंस नहीं बनेगा. इसीलिए वर्ब जो है वो किस में? दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब. मेन वर्ब जो है वो एक्शन है. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना, आपका सुनना, सिर हिलाना, दैट इज कॉल्ड नॉडिंग, राइट. लिखना, पैरेलल बहुत सारे काम जो होते हैं वो मेन वर्ब है. और इसीलिए मेन वर्ब जो है वो अनलिमिटेड है. इतने सारे मेन वर्ब्स होते हैं कि हम फिंगर्स में काउंट नहीं कर सकते. लेकिन हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? वो लिमिटेड हैं, 24. कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, डू, डिड, डज, हैज, हैव, 24 होते हैं. ठीक है. अब अगर हम वॉइस का, मैंने बताया रिलेशन क्या है वॉइस सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का. कभी कभी हम पर्सन को या सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं और कभी कभी हम एक्शन को या दूसरा पर्सन जिसको उसका इफेक्ट हुआ उसको इम्पोर्टेंस देता है. स्टूडेंट्स याद रखो, हमेशा एक सिंपल एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना. कोई भी एक एग्जाम्पल सैम्पल की तरह. मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो ले रही हूँ मैं. याद रखना हमेशा एक सैम्पल एग्जाम्पल हमारे माइंड में इजी वाला होना चाहिए, वो हमें समझने में बहुत मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण. ठीक है. तो आपने देखा कि राम भी नाउन है और रावण भी नाउन है. तो फिर राम सब्जेक्ट क्यों है और रावण ऑब्जेक्ट क्यों है? क्यों है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके कारण, क्योंकि काम कौन कर रहा है? काम क्या है? वर्ब है. वर्ब कौन कर रहा है? वो राम कर रहा है. राम मारने का काम कर रहा है रावण को. तो जो राम है वो डूअर है और रावण जो है वो रिसीवर है. उसको इसका फर्क हो रहा है. तो ये रावण रिसीवर है और इसीलिए रिसीवर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और करने वाला हमेशा डूअर सब्जेक्ट होता है. तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर. अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रावण, फिर हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज, किल्ड, वर्ब का, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, बाय राम. ये इसका पैसिव वॉइस है. ये एक्टिव वॉइस था और ये पैसिव वॉइस है. डिफरेंस देखो, पहला डिफरेंस है राम और रावण की प्लेस चेंज हो गई. अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कौन मारा गया. तो ये पहला रूल, पहला नियम क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये प्लेस चेंज हो गई. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. हमेशा वॉइस चेंज करने में आपको एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाना ही है. तो दूसरा याद रखिए हेल्पिंग. यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? हमने देखा कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. 24 हेल्पिंग वर्ब्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ 8 हेल्पिंग वर्ब्स याद करना है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो. कौन कौन सी है वो है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट टेंस की हो गई, वॉज, वर, और 3 और है बी, बीइंग और बीन.
इसको हम अलग से एक दिन एक सेशन में अलग से समझेंगे कि ये 8 हेल्पिंग वर्ब्स कैसे इजीली आपको रिमेंबर हो जाए और इसका यूज़ क्या है। अभी बता रही हूँ, रावण सिंगुलर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के मैंने बताया बिगनिंग में कि 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास और पास परफेक्ट, है ना। तो मेन ये क्या है, सेकंड फॉर्म है किल्ड, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इनमें से क्या लिया, वॉज, क्योंकि रावण एक तो सिंगुलर है और ये पास्ट टेंस का की क्रिया है, तो वॉज। दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हमने यहाँ वॉज। तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि मेन वर्ब का हमेशा हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है, सॉरी, मेन वर्ब का आपको क्या यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ये है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, किल, किल्ड, किल्ड, थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। चौथा रूल है बाय, ये हमने बाय, ये चौथा रूल है, ये थर्ड रूल है, ये फोर्थ रूल है, ये सेकंड रूल है, और फिफ्थ रूल यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर फिफ्थ रूल है प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर यहाँ रहता आई किल्ड रावण, तो फिर प्रोनाउन रावण वॉज किल्ड बाय आई होता क्या, नहीं होता, रावण वॉज किल्ड बाय मी। तो ये जो प्रोनाउन है इसका आपको करेक्ट फॉर्म याद होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म, कि वर्ब के पहले आई रहता है और वर्ब के बाद मी हो जाता है, ये आप याद रखना। तो ये तो बहुत बेसिक है। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हमें सिर्फ 8 हेल्पिंग वर्ब्स याद करना है, पर वो उन 8 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कहाँ कहाँ करना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स अभी मैंने बताया कि आपको वॉइस के लिए सिर्फ 8 हेल्पिंग वर्ब्स रिमेंबर करना है। कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। अब आप लोग को कंफ्यूजन होगा इज कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, तो याद रखो कि इज कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इज जहाँ जहाँ सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो इज यूज़ करना, और साथ में जब आपको कोई काम करता है दिखाना है प्रेजेंट टेंस में तो इज यूज़ करना, हमेशा याद रखो। एम कहाँ यूज़ करोगे, एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, और कब, जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में बताते हो तो एम यूज़ करते। आर कहाँ यूज़ होता है, तो आर यूज़ करने के लिए याद रखो आप कि आर हमेशा, आर क्या है, प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस है, ये प्लूरल है और प्रेजेंट टेंस है ना। तो ये तीनों वर्ब क्या है, ये तीनों वर्ब प्रेजेंट टेंस की हैं, है ना, पर ये वर्ब सिंगुलर है, ये वर्ब प्लूरल है, और ये आई के साथ यूज होती है, पर ये है प्रेजेंट, ठीक है। अब हम आते हैं वॉज और वर, है ना। तो वॉज और वर याद रखो, ये जो दो वर्ब्स हैं इनका क्या क्या यूज है, तो ये दोनों पास्ट की क्रियाएं हैं। पास्ट टेंस जब भी आएगा, कोई काम हुआ अगर है तो उसके लिए पास्ट टेंस में, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज होगा। ये दोनों पास्ट की क्रियाएं हैं और ये तीनों प्रेजेंट की क्रियाएं हैं, समझ में आया। अब कंफ्यूजन होता है बी, बीइंग और बी, ये सारे फॉर्म्स बी के ही है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सारे फॉर्म्स हम बी के ही देख रहे हैं, पर ये बी कहाँ यूज होता है कुछ मत याद रखो, आप सिर्फ ये याद रखो कि बी कहाँ पर यूज होगा, विल, शेल और लेट वाले जो अभी हम आगे सेंटेंसेस देखेंगे उसमें भी बी यूज होगा। ये याद रखो, तीन चीजों में, किसी भी सेंटेंस में अगर विल आ रहा है, शेल आ रहा है या लेट आ रहा है तो उसके साथ हम बी यूज करते हैं, बस आप इतना याद रखो। फिर बीइंग, अब बीइंग कहाँ यूज होता है, तो बीइंग यूज करने के लिए याद रखो कि आईएनजी लगा है ना, ये बी के साथ आईएनजी लगा है, तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब में आई एम टीचिंग यू, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आईएनजी अगर लगा है तो ये याद रखना कि ये आईएनजी वाले सेंटेंस, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के लिए आईएनजी बीइंग लगाते हैं, है ना। अब लास्ट बचा है बीन।
कुछ भी मतलब याद रखो, आप सिर्फ बीन के लिए एक बात याद रखो, बीन जब सेंटेंस में हैज, हैव या हैड, अगर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आया है तो आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब कौन सा ऐड करना है, वो है बीन। समझ में आया? तो ये हमने अभी बी फॉर्म, जो हेल्पिंग वर्ब मैं बार बार बात कर रही हूँ कि 8 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है, वो बताया। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, सेंटेंसेस के प्रकार 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, है ना? सिंपल सेंटेंसेस, कंटिन्यूअस सेंटेंसेस जिसमें हम होता है, कर रहा है, जा रहा है, आ रहा, ऐसे वाले जो सेंटेंस कंटिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट मतलब जो काम अभी अभी हुआ है या हुआ था उस समय, तो उसको परफेक्ट कहते हैं। और एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि जैसे आई हैव बीन टॉकिंग हिम सिंस मॉर्निंग, तो मतलब मैं जो 3 होता है कि पास्ट से शुरू किया, अभी भी कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी कुछ टाइम चलेगा, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हम रूटीन में यूज़ करते हैं। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे, और उनको 4 टेंस में डिवाइड किया। सिंपल, ये वाला सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? एक एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट हम सबके देखेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल है लीसा सिंग्स लवली सॉन्ग्स। आपको कभी भी याद रखो कि वॉइस अगर आपको चेंज करना है तो आपके माइंड में 3 चीज़ें बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, उसको अंडरलाइन करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें है लीसा, जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और वो कर क्या रही है तो उसका वर्ब, ये तो सब्जेक्ट हो गया, और वो कर क्या रही है तो वो गाना गाती है ना? तो गाने का, और क्या गाती है? गाना गाती है, पोएट्री बोलती है, क्या करती है? तो ये लवली सॉन्ग्स। बस इतना याद रखो। चेंज क्या आता है? मैंने हम अभी पिछले स्लाइड में बताया 4 बेसिक चेंज या 5 चेंज याद रखो। पहला है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना। यहाँ पर लवली सॉन्ग्स पहले आ गया और सब्जेक्ट लीसा था, वो उधर चला गया, पहला चेंज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, और वो है आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? इज या आर लेंगे। हमने आर क्यों लिया है मैं बताती हूँ अभी आपको। और तीसरा बेसिक चेंज है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। तो थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड सैंग, और थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, और थर्ड फॉर्म संग। ये 3 होते हैं। अब देखो आप कि ये जो लवली सॉन्ग है, लवली सॉन्ग्स, ये क्या था? ऑब्जेक्ट जो आप पहले ले आए, है ना? अब सॉन्ग्स प्लूरल है और गाए जाते हैं प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए आपने एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया? इसमें आर लगा दिया। ये हेल्पिंग वर्ब आपने एक्स्ट्रा लगाया। फिर संग जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लगा दिया आपने। चौथा रूल क्या है? बाय है। और 5वां तो वही इंटरचेंज कर दिया, लीसा को लास्ट में ले आए। तो आंसर क्या हो गया? लवली सॉन्ग्स आर संग बाय लीसा। लीसा आप कॉर्नर में चली गई। अब लवली सॉन्ग्स हुआ क्या? वो पहले आ गया। यही वॉइस की ब्यूटी है। कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। तो फिर अब असाइनमेंट स्टूडेंट्स ने सबमिट किए, तो स्टूडेंट को की बात नहीं, पहले ये कि असाइनमेंट सबमिट हुए या नहीं हुए। तो हम क्या बोलेंगे? असाइनमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय स्टूडेंट। पहले असाइनमेंट को फोकस किया हमने, यही इसी को वॉइस कहते हैं। वॉइस मतलब फॉर्मल लैंग्वेज, और फॉर्मल लैंग्वेज वॉइस कहाँ यूज़ होती है? नोटिस में यूज़ होती है, सर्कुलर में यूज़ होती है ना? और जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, ज़्यादातर रिपोर्टिंग पैसिव वॉइस में होती है। आपको बताया गया इतने लोग, वो कौन सा भी टेम्पल ट्रेजेडी जो हुई इंदौर में, तो इतने लोग मारे गए, है ना? ये लैंग्वेज जो है ये पैसिव वॉइस है। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि घर में क्या बोलते हैं? मम्मी बुला रही है तुमको, मम्मी तुझे मम्मी बुला रही है। लेकिन अगर यही बात कॉलेज में हमें डायरेक्टर बुला रहे हैं तो क्या बोलते हैं? यू आर बीइंग कॉल्ड बाय डायरेक्टर। आपको डायरेक्टर के द्वारा बुलाया जा रहा है। ये जो लैंग्वेज है फॉर्मल लैंग्वेज है। आपको सूचित किया जाता है, यू आर इन्फॉर्म्ड, है ना? तो ये जो आर और इन्फॉर्म्ड है ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये आपको याद करना है।
दूसरा एग्जाम्पल है पुलिस कॉट द थेफ्ट, है ना। तो अब ये जो पुलिस कॉट द थेफ्ट है, ये अंडरलाइन करो, कौन पकड़ रहा है, सब्जेक्ट कौन है, पुलिस, वर्ब क्या है इसमें, कॉट, है ना, और थेफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। चेंज क्या है, वही 5 चीजें, फिर रूल्स याद रखो। द थेफ्ट, अब हेल्पिंग वर्ब दूसरी एक एक्स्ट्रा लगाना है, क्यों वॉज लगा, वॉज, ये तो आपने यहाँ, अब हेल्पिंग वर्ब का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्यों लगाया वॉज, क्योंकि ये जो कॉट है ना, इसी पे आपका वर्ब में फोकस रहना चाहिए। कॉट क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो एक तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस की ही वर्ब आपको लेना है। थेफ्ट क्या है, एक ही चोर पकड़ा है, तो सिंगुलर है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, हमारे पास वॉज था पास्ट की वर्ब में और वर था, पर हमने वॉज क्यों लिया, क्योंकि कॉट पास्ट टेंस की क्रिया है, तो द और थेफ्ट क्या है, सिंगुलर है, तो द थेफ्ट वॉज। अब ये कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है, तो कैच, कॉट, कॉट, यहाँ पर आप कैसे पूछोगे कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो याद रखना जिन वर्ब्स के सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि एक वर्ब सेकेंड फॉर्म है और एक वर्ब थर्ड फॉर्म है। अगर सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है मतलब पास्ट टेंस की क्रिया है, उसके पहले हैज, हैव और हैड नहीं आएगा, पर अगर थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, इसका मतलब उसके पहले या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा। शी हैज कॉट द चाइल्ड, राइट, तो हैज जो है वो यहाँ पर जो कॉट है वो थर्ड फॉर्म है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिन वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, सिर्फ इतना याद रखो अपने मन में कि सेकेंड फॉर्म में कभी भी सेकेंड फॉर्म के पहले हैज़, हैव और हैड नहीं आएगा, पर अगर थर्ड फॉर्म है तो उसके पहले या तो हैज़ आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा, तो वो उसका थर्ड फॉर्म होता है। इसीलिए ये सेकेंड फॉर्म है कॉट, क्योंकि कॉट के पहले हैज़, हैव, हैड नहीं आया। पुलिस हैव कॉट द थेफ्ट, तो ये क्या हो जाता है, ये जो कॉट है वो थर्ड फॉर्म हो जाता, पर यहाँ पुलिस कॉट, कॉट मतलब ये सेकेंड फॉर्म, उसके पहले कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट की क्रिया है, ऐसे याद रखो। चलिए आते हैं, कम टू द पॉइंट। द थेफ्ट वॉज, थर्ड फॉर्म क्या है, कॉट, चौथा रूल है बाय, और पुलिस लास्ट में, ये इधर सब्जेक्ट इधर चला गया, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आए, ये तो रूल ही था, है ना। अब लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट, हमेशा जब भी सेंटेंस पढ़ो तो याद रखो, अगेन 3 चीजें अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट अंडरलाइन कर लो, वर्ब अंडरलाइन कर लो और ऑब्जेक्ट। अब यहां देखते हैं, पहले रीड करो सेंटेंस, क्या है, दैट गर्ल विल राइट एन एप्लीकेशन, है ना, तो दैट गर्ल किसकी बात हो रही है, नॉट दिस गर्ल, दैट गर्ल कोई लड़की की बात, तो उस ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या करने वाली है, लिखने वाली है, लिखेगी फ्यूचर में, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या करने वाली है, कोई आर्टिकल लिख रही है, क्या लिख रही है, बुक लिख रही है, नहीं एप्लीकेशन लिख रही है, तो एप्लीकेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से वही रूल लगाना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को फर्स्ट ले आओ, एक एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, 2 होती तो 2 होती, तो एन एप्लीकेशन आप फर्स्ट प्लेस में ले आए, और इसको एक तरह से इस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद ये जो विल है ये ऑलरेडी उस सेंटेंस में है, तो उसको आपने कॉपी कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको एक हेल्पिंग वर्ब और एक्स्ट्रा लगाना है, वो आपने बी लगाया, क्यों लगाया मैंने आपको बताया कि बी जो है वो 3 वर्ड्स के साथ, अगर सेंटेंस में विल हो या शैल हो या लेट हो, LET लेट, तो याद रखो कि विल, शैल और या फिर लेट, इन तीनों वर्ड अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में आएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आप एक्स्ट्रा क्या लगाओगे, वो बी लगाओगे, इसीलिए यहाँ पर बी लगाए क्योंकि विल आया हुआ है ऑलरेडी। समझ में आया, तो ये एक और आपके लिए छोटा सा इंफॉर्मेशन है ना, तो विल बी। अब आपको पता है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लेना है, तो राइट का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाता है, राइट, रोट, रिटन। और ये तो हमने देखा है हमेशा बाय डिफॉल्ट, अभी इन सेंटेंस में बाय, और यहाँ पर दैट गर्ल कहाँ चली गई, ये जो सब्जेक्ट की शुरू में ये लास्ट में आ गई दैट गर्ल,
ये चेंजेस हैं, ये समझ में आया? विल राइट एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय दैट गर्ल, राइट? तो अभी तक जो हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें आप देखो हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंसेस में यूज नहीं हुआ, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद में वर्ब आ जाता है। ये देखो, लीसा सिंग्स, पुलिस कॉट, दैट गर्ल विल राइट। अब आप पूछोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आया, ये फ्यूचर के लिए आया है ना, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब हम दूसरे तरह के सेंटेंसेस देखेंगे। दूसरा तरह का क्या अभी हमने बोला? कंटिन्यूअस। कोई बात अगर हो रही है, हो रही थी या हो रही होगी, तो जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। और आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें क्या है, उसमें हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा? वर्ब का, याद रखना, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा रहता है, ये कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है? टीचिंग, राइट, राइटिंग, मतलब राइट फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगा दिया, राइट? ये जो है ये आईएनजी वाले फॉर्म, इनको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके रूल्स में थोड़ा सा चेंज है, बेसिक रूल वही रहेगा, क्या? सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेस चेंज कर दो, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसमें सेंटेंस में जो है वो तो कॉपी करने हैं, पर एक एक्स्ट्रा, वही 8 हेल्पिंग वर्ब्स में से वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना ही बनाना, वो जो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब इसमें दिया उसको थर्ड फॉर्म में लेना है और बाय लगाना है और प्लेस चेंज करना है। देखो एक एग्जाम्पल देखो, लीसा इज हेल्पिंग मी टू सॉल्व द वॉइस चेंज एक्सरसाइज एवरी सैटरडे व्हेन आई एम फ्री। सपोज इतना लंबा सेंटेंस, आपको यू शुड नॉट बॉदर, व्हाट योर मेजर कंसर्न इज, आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अंडरलाइन 3 थिंग्स। किसी भी सेंटेंस में, वॉइस में, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करो और वर्ब को अंडरलाइन करो। अभी मैंने सिंपल सेंटेंसेस में टेंस में क्या बताया, उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब यूज हुई। अब बाकी सारे सेंटेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा रहेगी। कैसे? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये है और मेन वर्ब ये है, और अभी हमने देखा मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी ही आएगी। आपको बाकी यहाँ से क्या लिखा है ये इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा कॉपी एज इट इज हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको आप बॉदर नहीं करना। आप सिर्फ ये 3 चीजें बॉदर करो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना? अब आपने देखा पहला चेंज है, मी क्या हो गया? आए। क्यों हो गया? क्योंकि याद रखिए कि वर्ब के पहले आए रहता है और वर्ब के बाद आए का फॉर्म चेंज होके मी हो जाता है। वर्ब के पहले प्लूरल प्रोनाउन जो है वो वी रहता है और वर्ब के बाद वो वी जो है वो अस हो जाता है। मैं एक दिन इसका स्लाइड अलग से बनाऊंगी। हाँ, यू में कोई चेंज नहीं आता, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, यू सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, यू वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। फिर वर्ब के पहले ही होता है और वर्ब के बाद वही ही हिम हो जाता है। वर्ब के पहले लड़की के लिए शी होता है जो बाद में हर हो जाता है। इट जो है वो कॉमन है, इट पहले भी रहता है, वर्ब के बाद भी इट ही फॉर्म रहता है। और वर्ब के पहले दे होता है और वर्ब के बाद वही दे डैम हो जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे, पर आज चूंकि इस सेंटेंस में मी है, तो जब मी को शुरू में लाओगे, वर्ब के पहले लाओगे, डूअर की तरह लाओगे, तो वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, है ना? अब क्या करेंगे? आई। अब ये एम जो है वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वो एम क्यों? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम लगता है, तो वो ये जो इज है ना, वो इज का एम हो गया। अब आती है बारी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाने की। मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने देखा था आईएनजी वाला, बीइंग वाला। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ भी आईएनजी है ना, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग। नेक्स्ट रूल क्या था? ये हेल्पिंग वर्ब आपने एक्स्ट्रा लगाई है, और नेक्स्ट रूल क्या था? मेन वर्ब का हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लेना है, तो वो हेल्प्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट उसका ये चौथे नंबर पे, ये 5वां, मतलब लीसा इधर चली गई, लास्ट में चली गई, तो ये चेंज आ गया। आपने देखा इसमें ये चेंज कि ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इसकी प्लेस चेंज हो गई। बाकी कॉपी कर दो एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आंसर क्या हो गया? आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय लीसा to solve the voice change exercises.
सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई वॉज प्लेइंग कबड्डी yesterday। yesterday मत, yesterday when it was evening, कुछ भी होगा सर, you should not bother। your major concern is subject, verb and object। अब देखो क्या यहाँ पे subject क्या है? I, ये subject है। was playing, ये helping verb है और ये main verb है। और कबड्डी क्या है? ये object। इसी में change लाना है। कबड्डी को पहले ले आओ, है ना। और ये जो वॉज है ये इसी का पार्ट है। अभी आपने एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, ये वॉज हो गया। पर आपने देखा कि आईएनजी है, इसीलिए हमने यहाँ क्या लगाया? बीइंग लगाया, है ना। तो कबड्डी वॉज, क्यों यहाँ पर वॉज क्यों लगाया? क्योंकि आपने देखा आई वॉज, तो कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड, थर्ड वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, है ना। येस्टरडे बाय मी, ये ऐसा भी सेंटेंस हो सकता था, कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड बाय मी यस्टरडे, ऐसा भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको कहते हैं प्लेसिंग ऑफ एडवर्ब, है ना। अब अगेन लास्ट में रिपीट कर रहे हो, कबड्डी वॉज है तो वॉज आ गया। बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि प्लेइंग है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो हमने बीइंग लगा दिया। और मेन वर्ब तो हमेशा बाय डिफॉल्ट, मतलब होना ही होना है, वो क्या है? प्लेड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, प्ले, प्लेड, प्लेड। यस्टरडे, आप यस्टरडे बाद में भी लगा सकते हैं, बाय मी यस्टरडे, ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थर्ड तरह का सेंटेंस है। अब परफेक्ट टेंस मैंने बताया था, सिर्फ 3 वर्ब्स याद रखो, हैज, हैव और हैड। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, आप इसमें एस लगा है ऐसे याद कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, याद कर सकते हो। हैव प्लूरल के लिए यूज होता है और हैड पास्ट के लिए यूज होता है। इसमें चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको बॉदर नहीं करना, वो पास्ट टेंस। ये दोनों प्रेजेंट की है हेल्पिंग वर्ब और वो पास्ट की है। समझ में आया? चलो अब हम इसमें से 2 सेंटेंस देखेंगे, बीच वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और थर्ड देखते हैं। फिर से बोल रही हूँ, क्या आपको 3 चीज़ें देखना है। कौन कौन सी? समवन, समवन क्या है? सब्जेक्ट। फिर मैंने बताया था कि अभी इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, माई वॉच ऑब्जेक्ट। चेंज क्या आया? चेंज आया माई वॉच, है ना, माई वॉच ये आप शुरू में ले आए, ठीक है। हैज़ इसी की कॉपी की क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, और माई वॉच एक ही है, वॉच एक ही है, इसलिए आपने हैज़ लगाया। मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज़ लगाते हैं, है ना। फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया आपको कि हैज़, हैव और हैड जिस भी सेंटेंस में होगा उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब याद रखना, वो क्या लगाया आपने? बीन। और थर्ड फॉर्म स्टोलन, है ना, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक है, स्टोलन। अब आप पूछोगे कि सेंटेंस में फुल स्टॉप लग गया, बाय समवन क्यों नहीं आया? वो यहाँ याद रखिए कि कभी भी जब सब्जेक्ट क्लियर ही ना हो, समवन कौन, पीपल कौन, तो ऐसे सब्जेक्ट में एनीवन, राइट। तो जब ऐसा होता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं एनीबडी, तो हमें पता नहीं होता कि ये कौन है, तो हम उसको सब्जेक्ट को ड्रॉप ही कर देते हैं, सेंटेंस वहीं खत्म हो जाता है। कैसे? माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, खत्म, सेंटेंस फिनिश। एग्जाम्पल मैं जनरली देती हूँ कि याद रखो कि मान लो मेरे बॉस से हॉट टॉक हो रही है और उन्होंने कहा कि मैडम आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं ये नहीं बोलूँगी कि सर यू डिड नॉट टेल मी। ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्चुअली क्या है? एक्टिव वॉइस है, जब हम डायरेक्ट एक तरह से अटैक करते हैं। पर मुझे पॉलिश वे में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी? सॉरी सर, आई वॉज नॉट टोल्ड। आई वॉज नॉट टोल्ड मतलब मुझे बताया नहीं गया, आपने नहीं बताया, ऐसा नहीं बोलूँ, मैं बोलूँगी सॉरी आई वॉज नॉट टोल्ड। यही ब्यूटी है पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पर भी माई वॉच हैज़ बिन स्टोलन, मेरी घड़ी गुम चुकी है, किसी ने, कौन ने, तो बाय समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी का मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था इसमें, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये हैज़ हैव करनी है। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। क्यों? यहाँ पर हैज़ जो है ये प्रेजेंट टेंस है और इसी का पास्ट टेंस होता है हैड। क्या एग्जाम्पल है? शी हैड क्लीन द किचन।
शी कौन है? शी सब्जेक्ट है, हैड क्लीन्ड ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और किचन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप देखो चेंज, द किचन, हैड तो इसी का है, हैड इसी का है, इसी में कॉपी कर दो क्योंकि पास्ट टेंस कभी चेंज नहीं होगा। द किचन हैड, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा रहे? बीन। द किचन हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब लगाया एक्स्ट्रा आपने। क्लीन्ड, क्लीन्ड क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लीन्ड बाय। अब आपको वही वाली बात आ गई कि शी वर्ब के बाद शी का फॉर्म चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना कि ये क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, नॉट शी। तो शी जब बाद में जाता है तो हर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? द किचन हैड बीन क्लीन्ड बाय हर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथे तरह का सेंटेंसेस जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ। तो सुबह करा, अभी भी कर रहे हो, और अभी जब फ्यूचर में भी थोड़ी देर करोगे जब पर्सन आएगा। तो जब तीनों तरह के टाइम मिक्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम से देखो पता चलता है कि इस सेंटेंस में या तो हैज़ होगा, या हैव होगा, या हैड होगा, और साथ में इसमें कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब का हमेशा इसमें ing फॉर्म होगा। ये ब्यूटी है इस सेंटेंस की। कैसे? एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल बताती हूँ। हम एप्लीकेशन लिखते हैं, आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये सेंटेंस में बहुत कॉमन मिस्टेक क्या है? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। जब आप लास्ट नाइट से सफ़र कर रहे हो तो मतलब आप तीनों टाइम, क्योंकि लास्ट नाइट मतलब यहाँ कहीं से आपको फीवर आया, ये प्रेजेंट टेंस है, अभी भी आप फीवर में हो और फ्यूचर में कुछ टाइम भी आप फीवर में रह सकते हो। तो याद रखो कि ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब हम तीनों टेंस की या तीनों टाइम की बात करते हैं उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो ये सेंटेंस में आपको तीनों टाइम मिलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल पहले मैं उसको पूरा करती हूँ। आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, गलत। आई बैग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। रात को भी था, अभी लिख रही हूँ एप्लीकेशन तब भी है, फ्यूचर में एकदम से ख़त्म नहीं होने वाला। तो जब तीनों टाइम आपको बताना होता है तो वो कौन से तरह के सेंटेंसेस होते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। He has been teaching English for 10 years, है ना। अच्छा, एक और बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। याद रखो सिंस जो है वो परफेक्ट टाइम के लिए यूज होता है। मैं 2 बजे से आपका वेट कर रही हूँ तो आप क्या बोलते हो? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। मतलब ये जो है आपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम बताया, पॉइंट बता दिया कि मैं 2 बजे से वेट कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं 2 दिन से आपका वेट कर रही हूँ, एक कुछ दिन से वेट कर रही हूँ। तो ये टाइम जो ब्लर है इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एक कोई पीरियड बता रहे हो तो फॉर लगाते हैं। कैसे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, मतलब ऑलमोस्ट 2 days। जब ऑलमोस्ट वाला जो फीलिंग है ना उसके लिए हम ऑलमोस्ट के लिए क्या लगा देते हैं? फॉर लगाते हैं। लेकिन सिंस जो है वो करेक्ट टाइम के लिए लगाते हैं, तो करेक्ट टाइम के लिए या शार्प टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, है ना। चलो सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। He has been teaching English for 10 years। इसमें आपको बहुत सारी वर्ब्स मिलेंगी। कैसे? देखते हैं। चलिए, ही कौन है? सब्जेक्ट है। अब इसमें कितनी सारी वर्ब हैं? इसमें 3 तरह की वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, है ना, और ये भी, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के बाद बॉदर ही नहीं करना, वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो चेंज क्या आया है। पहले ऑब्जेक्ट को ले आओ। इंग्लिश हैज़ बीन, टीचिंग का क्या हो जाएगा? टॉट बाय हिम। मैंने बताया अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में,
ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करना। बाय हिम। क्या, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय हिम फॉर 10 ईयर्स। चेंज क्या देखा हमने, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ गया तो सब्जेक्ट बन गया। हैज़ बीन ये सेम रहेगा, पर टीचिंग का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाय आ गया, और ही क्या हो गया, हिम हो गया। तो आंसर हो गया इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय हिम। बाकी जो लिखा है वो कॉपी हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स, है ना। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, मेन वर्ब याद रखना है, और उसके पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बीच के जितने वर्ब्स हैं वो ध्यान रखना, और एक हेल्पिंग वर्ब आपको एक्स्ट्रा लगाना है। इसमें बीन ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसमें सिर्फ चेंज क्या आएगा, टीचिंग का टॉट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म तो लेना ही लेना है बाय डिफॉल्ट, मतलब कंपल्सरीली, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का, हेड। ये हैज़ है मतलब प्रेजेंट टेंस है, और ये हैड है मतलब पास्ट टेंस। सेंटेंस क्या है, ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। वो आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था 10 साल से, है ना। तो पहले, सबसे पहले ही क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन टीचिंग, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब, ये सारे वर्ब ही हैं पूरे। और क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश। बाकी रहने दो उसकी कॉपी, ऑब्जेक्ट। तो पहले इंग्लिश को पहले ले आओ, इंग्लिश, हमने इसको एक तरह से सब्जेक्ट बना दिया, उल्टा कर दिया। इंग्लिश हैड कॉपी कर दीजिए, बीन कॉपी कर दीजिए, लेकिन टीचिंग को कॉपी मत कीजिए क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है। आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, बाय। और अभी कई बार बताया कि ही वर्ब के बाद क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रही हूँ। आई मी हो जाएगा, यू में कोई चेंज नहीं आता, और फिर शी हर हो जाता है, ही हिम हो जाता है, इट में कोई चेंज नहीं आता, इट यहाँ भी इट रहता है, वहाँ भी इट रहता है, और दे दैम हो जाता है, ये ध्यान रखना। और फॉर 10 ईयर्स मैंने बोला ना, फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई वाज इन नागपुर मुंबई, कुछ भी लिखा हो एज इट इज कॉपी। आपको तो 3 चीज़ें देखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और कितनी वर्ब्स है ये। तो आंसर क्या हो गया, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हिम फॉर 10 ईयर्स, ये है। तो इस तरह से आज हमने 4 वेराइटीज देखे। प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस देखे हमने, सिंपल सेंटेंसेस जिसको सिंपल टेंस कहते हैं। दूसरा हमने कंटिन्यूअस टेंस देखा, तीसरा हमने परफेक्ट टेंसेस देखे, और चौथा हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल देखे। आपकी क्वेरी जो भी हो आप चैट बॉक्स में डालना, sooner or later you will be entertained. So thank you so much for patient listening, and your query always most welcome. Please put your query on chat box, right? Sooner or later it will be entertained. I would be very happy if you have any contention, any query, silly query, you are always most welcome. So thank you so much.